हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर हमारा थर्ड चल रहा है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर है 4। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, यहां देखिए लिखा हुआ है यहां पर, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर अर्जुन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब यहां पर कुछ चीजें आपको देखनी होगी क्वेश्चन के अंदर। अगर आप ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये चीजें आपके बहुत काम की है। फर्स्ट लिखा हुआ है जर्नलाइज। जर्नलाइज का मतलब रिकॉर्ड करना है जर्नल नाम के फॉर्मेट के अंदर। देखो, हमने जब डेफिनेशन सीखी थी चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर, तभी मैंने बताया था कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, उनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड कहां किया जाता है? जर्नल नाम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर उनका क्लासिफिकेशन होता है, वो कहां होता है? लेजर नाम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, बट रिकॉर्डिंग तो हम अभी कर रहे हैं। चैप्टर का नाम ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जर्नल नाम के फॉर्मेट के अंदर जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नलाइज करना। ओके, ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस है। मिस्टर अर्जुन कौन है? ये हमारा ऑनर है, यानी कि जो बिजनेस है उसका मालिक है। अच्छा जी, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल मंथ में आपको रिकॉर्डिंग करनी है। यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5, 6 ऐसे डेट्स दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जो जर्नलाइज करना है, तो जर्नल जो है उसका हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट बहुत बहुत ईजी है और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जहां कहीं भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की बात आएगी, तो विदाउट इस फॉर्मेट के हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर इस फॉर्मेट के बिना अगर हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, तो वो हमारा जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। भले ही आप रिकॉर्डिंग गलत कर रहे हो, लेकिन ये फॉर्मेट सही बना देते हो तो भी एग्जाम में 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेट, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। इसका है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट तो आप जानते ही हो, डेट में डेट लगानी है, पर्टिकुलर के अंदर हम एंट्री करेंगे, डेबिट क्रेडिट करेंगे। यहां अमाउंट आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का क्या आ जाएगा? अमाउंट। ओके। एलएफ क्या? लेजर फोलियो, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आगे हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं? जर्नल में। क्लासिफिकेशन कहां करते हैं? लेजर फोलियो में। लेकिन दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो ये लेजर फोलियो के अंदर कहां दिखाया जाएगा इस एंट्री को, उससे रिलेटेड है ये। ओके जी, अभी आपको इस एलएफ के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डेट में डेट लगानी है, पर्टिकुलर में एंट्री डालनी है और डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट लिखना है। आइए मैं आपको करके बताता हूं। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। तो यहां पर एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, और कैश एक एसेट है। आपको रूल्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, फिर भी अगर किसी को लग रहा है तो वापस बता देता हूं। भैया रूल्स होते हैं, एक तो एसेट्स का। एसेट्स कौन सी होती है? वो बैलेंस शीट मैंने आपको बनवाई थी, आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो एसेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट करो, और एसेट अगर डिक्रीज हो जाती है तो क्रेडिट करो। फिर एक लायबिलिटीज का रूल होता है, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो जाती है तो भैया क्रेडिट करो, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो डेबिट करो। फिर आपका नॉमिनल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट है वो ये बोलता है जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी लॉसेज हैं, ठीक है, उनको डेबिट करो, और जितनी भी इनकम्स हैं और जितने भी प्रॉफिट है उनको क्रेडिट करो। तो ये 3 रूल मैं पहले लिखवा चुका हूं, आपको याद होनी चाहिए। तो अभी मैंने क्या बोला? अगर बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन कैश लेके आएगा तो कैश इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगी, तो वो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको करेंगे डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कैश एक एसेट है। तो बिजनेसमैन अगर पैसा लेके आ रहा है तो वो लायबिलिटी भी है, क्योंकि हमने सेपरेट एंटिटी रूल सीखा था। उसके अंदर ये था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उद्देश्य से व्यापार और व्यापारी अलग है। हम व्यापार की अकाउंटिंग करते हैं, तो अपने आप को बिजनेस या व्यापार मान लो। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना, सारी एंट्री रॉन्ग हो जाएगी, सारे डेबिट क्रेडिट गलत हो जाएंगे। अपने आप को व्यापार मानो, व्यापार का अकाउंटेंट मान लो। बिजनेसमैन अलग पर्सन है। तो बिजनेसमैन अगर पैसा लगा रहा है हमारे व्यापार में,
यानी कि अकाउंटेंट हैं तो बिजनेस में, आप व्यापार समझ लो, व्यापार में पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? बिजनेसमैन। तो उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे क्योंकि अलग पर्सन है दोनों। अदर पॉइंट ऑफ व्यू से एक हो सकते हैं लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, तो वो हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी भी है। तो यहां पर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर दो चीजें हुई, एक तो कैश इंक्रीज हो गया तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इसके अलावा ये बिजनेस किसने पैसे किसने दिए? 1 लाख रुपए अर्जुन ने। अर्जुन कौन है? ऑनर है, तो उसको वापस देने पड़ेंगे, तो ये लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करो, तो एंट्री पता है क्या हो जाएगी भाई? 1 अप्रैल को 2026 को क्या हुआ? कैश तो आया बिजनेस में, एसेट इंक्रीज कैश नाम की, तो डेबिट, लेकिन उसके साथ में एक लायबिलिटी भी आई जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। कितना? 1 लाख रुपए। तो लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, और कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी क्या होती है? कैपिटल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैलेंस शीट बना के मैंने आपको बताई थी, आई होप आपको वो याद होगी, ठीक है। और कैश इंक्रीज हो गया तो डेबिट कर दिया। यहां लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग भी लगा सकते हो इसके आगे, विद कैश। ये क्या है सर? ये नरेशन, ये आपको लिखनी पड़ती है। और नरेशन मतलब ये एंट्री क्या है उससे रिलेटेड नीचे एक लाइन लिखनी होती है। और ये अधिकतर जो क्वेश्चन लिखा होता है ना, जो ट्रांजैक्शन या क्वेश्चन में दे रखा होता है, उसकी हेल्प से वो लिख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है फिर सेकंड, डिपोजिटेड 80,000 इन बैंक। भाई ये क्या हुआ पता है? मैंने इस, अब मेरे यहाँ दो जेब है, अच्छी, वेरी गुड, आज तो बढ़िया। इस जेब से पैसा निकाला और इस जेब में डाल दिया, ये है इस एंट्री का मतलब। यानी कि एक बिजनेस जो होता है उसके अंदर ड्रॉर भी होता है जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं, कैश, रोकड़, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस का बैंक अकाउंट भी होता है जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं, वहां पर भी तो पैसे रखे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, बैंक से पैसे निकाल के बिजनेस में ले आते हैं, और बिजनेस में कोई कैश पड़ा है हमारे पास, वो निकाल के बैंक में जमा करा दिया। तो अभी क्या हुआ? 1 लाख रुपए जो हमें किसने दिए थे? बिजनेसमैन ने दिए थे एज अ कैपिटल, तो वो हमारे पास पड़े थे, उसमें से हमने क्या किया? 80,000 रुपीज निकाल के कहां जमा करा दिए? बैंक में जमा करा दिए। और कैश और बैंक दोनों ही एसेट होती है। अब ये कैश है और ये जेब मेरी बैंक है, ये वाली जेब कैश हो गई, ये वाली जेब बैंक हो गई। तो मैंने यहां से पैसे निकाले तो कैश कम हो गया, बैंक में डाले तो बैंक बढ़ गया। तो कैश नाम की एसेट कम हो गई और बैंक नाम की एसेट बढ़ गई। जो एसेट कम होती है, हाँ, उसको करते हैं हम क्रेडिट। तो कैश कम हो गया तो क्रेडिट हो गया, और बैंक नाम की एसेट बढ़ गई तो उसको डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके जी, ठीक है। कितना? 80,000 रुपीज डेबिट में, 80,000 रुपीज क्रेडिट में। और यहां लिख देंगे हम 2 अप्रैल 2026 को क्या हुआ? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमारे खुद के बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। ओके जी, ठीक है। दोनों ही एसेट है, एक एसेट बढ़ गई, एक कम हो गई, जो बढ़ गई उसको डेबिट कर दिया, जो कम हो गई उसको क्रेडिट कर दिया। सिंपल है, कोई ज्यादा ये मुश्किल वाला मामला नहीं है। ओके, नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है भैया, बॉट गुड्स 30,000 इन कैश। देखो भैया, गुड्स खरीदा हमने 30,000 रुपए का, और कैसे खरीदा है? कैश में खरीदा है। तो कैश नाम की एसेट हो गई डिक्रीज, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। भाई गुड्स खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो कैश कम हो गया तो क्रेडिट। और गुड्स जो है वो हमारे बिजनेस में आया तो उसकी वजह से स्टॉक नाम की जो एसेट होती है वो इंक्रीज हो गई। तो स्टॉक नाम की एसेट अगर इंक्रीज होती है, एसेट इंक्रीज होती है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। भाई गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा हमारा, और गुड्स बेच देंगे तो स्टॉक डिक्रीज होगा। स्टॉक क्या होता है वो मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 30,000 रुपए का है, और है तीन, डेट है 3 अप्रैल, 3 अप्रैल। तो एंट्री हो जाएगी 3 अप्रैल को। एक स्टॉक जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम वहां क्या लिखेंगे? गुड्स के केस में परचेजेस। लेक्चर नंबर 3 में पूरा चार्ट बनाया था परचेजेस क्यों लिखते हैं। और 2 यहां पर कर देंगे कैश। कैश नाम की एसेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, तो ये हो गया हमारा 30,000 रुपीज। ओके जी, यहां लिख दो आप गुड्स परचेज ऑफ ₹30,000। ठीक है, ये हो गया आपकी नरेशन। नेक्स्ट एंट्री चलते हैं हमारी, वो है 4 अप्रैल को 26। नेक्स्ट एंट्री क्या है? देखो आप, सोल्ड गुड्स टू रोहित। अब रोहित का नाम आ गया भैया, हम किसी कस्टमर को गुड्स बेच रहे हैं, आप दुकान पे जाओ और बेचना माल स्टार्ट कर दो, तो सामने वाला अगर पैसे दे रहा है तो हमें उसके नाम से क्या मतलब है? उसने आके बोला भैया चिप्स का पैकेट देना, ये ले, एक ये देना, ये ले, एक आटे का कट्टा देना, ये ले। मान लेते किराने की दुकान है हमारी, ये कोल्ड ड्रिंक देना, ये ले। भाई राह चलते बहुत लोग आते हैं, बट
कोई अगर उधार मांग रहा है तो उसका नाम लिखेंगे, उसके मोबाइल नंबर लेंगे, उसका एड्रेस लेंगे, क्योंकि उसे पैसा लेना है। तो ट्रांजैक्शन में जब भी नाम दिख जाए ना तो समझ आना उधार है। तो हमने गुड्स बेचा है किसको? रोहित को। इसका मतलब रोहित ने पैसे नहीं दिए, तो कैश का तो ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। रोहित ने पैसे दिए ही नहीं तो पैसे आए नहीं। उधारी में कैश का लेन देन होता ही नहीं है। तो यहां क्या करें? एक तो भैया गुड्स बेचा है तो स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक कम हो जाएगा तो हमारी जो एसेट है वो कम हो जाएगी। एसेट कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और क्या लिखेंगे? गुड्स की जगह सेल्स। ओके। अच्छा सर, डेबिट क्या हो जाएगा सर? उस रोहित से पैसे लेने हैं, और रोहित कौन है? हमारा डेटर है भैया। रोहित कौन है? हमारा डेटर है। और डेटर एक एसेट होती है, एसेट हो गई इंक्रीज। तो स्टॉक नाम की एसेट कम हुई तो क्रेडिट, डेटर नाम की एसेट बढ़ गई तो डेबिट। डेटर कैसे हुआ? उससे पैसे लेने हैं ना, इसलिए वो डेटर हो गया हमारा। ओके। अमाउंट कितना था यहां पर? अमाउंट है हमारा 15,000 रुपए। तो सर ये 15,000 क्या है? ये तो भाई अमाउंट है, भाई इतने रुपए का माल गया है और इतने रुपए हम उससे मांगते हैं, बट पैसा आया गया नहीं है। गुड्स का और अमाउंट है और डेटर का अमाउंट है वो। ओके। तो यहां हम कर देंगे गुड्स सोल्ड टू रोहित। ओके जी, ये हो गई आपकी नरेशन। इसी तरीके से हम आगे एंट्री सारी करते जाएंगे। ओके, आया समझ में? तो इस तरीके से जर्नलाइज करते हैं, यानी कि जर्नल के अंदर एंट्रीज जो है उसको हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा 5 अप्रैल। देखते हैं क्या है इस दिन। 5 अप्रैल को क्या हुआ भैया? सैलरी दे दी है 5,000 रुपए की। सैलरी ना एसेट है ना लाइबिलिटी है। सैलरी एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। और आपको पता है, ये देखो, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो सैलरी एक खर्चा है तो सैलरी हो जाएगा डेबिट। तो हम यहां कर देंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट, 5,000 डेबिट में। और सैलरी में क्या हुआ? पे किया तो कैश गया। यस, तो कैश नाम की एसेट होगी डिक्रीज, तो 5,000। और नरेशन में लिख दो सैलरी पेड। तो ये हो गई आपकी एंट्री, सिंपल सी। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है हमारा रेंट दिया है। रेंट भी क्या है? एक तरह का ना एसेट है ना लाइबिलिटी है। रेंट एक तरह का खर्चा है। तो 3,000 रुपए रेंट के हमने दे दिए। तो रेंट भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो रेंट डेबिट हो जाएगा एज पर नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और टू कैश, क्योंकि रेंट पे किया है तो कैश कम हो गया, तो उसको कर देंगे क्रेडिट। और यहां नरेशन में लिख देंगे भैया रेंट क्या हो गया? पेड। ओके जी। इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाओ, बहुत सिंपल लगेगा आपको। फिर क्या है भैया? फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपए का और चेक से खरीदा है, यानी कि हमने जेब से पैसे निकाल के नहीं दिए, हमने चेक दे दिया। हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे तो बैंक नाम की एसेट कम होगी, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और फर्नीचर एक एसेट है, और एसेट खरीदते हैं तो एसेट का खुद का नाम आता है, परचेज अकाउंट नहीं आता है। गुड्स के केस में परचेज अकाउंट आता है। तो यहां पर आपकी 7 तारीख को एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ गई। फर्नीचर एक खुद एसेट है। और कैश नहीं, बैंक नाम की एसेट कम हो गई क्योंकि चेक से पेमेंट किया है। कितना था ये था 10,000 रुपए, 10,000। और यहां लिख देंगे हम भैया फर्नीचर परचेज्ड। ओके जी, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री है हमारी 8 अप्रैल की। ठीक है, 8 अप्रैल को क्या हो रहा है? विड्रॉ 2,000 फॉर पर्सनल यूज। ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, अगर पहले नहीं समझाया है तो अभी समझ लो। देखो भैया, ऐसी चीज है कि एक चीज मैंने बताई थी, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसका नाम था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो ये बोलता था कि ये बिजनेस है और ये है हमारा बिजनेसमैन। जो इस केस में कौन है? अर्जुन है। कौन है? तो ये जो बिजनेसमैन है, व्यापारी जो है, उद्यमी जो है, ये और बिजनेस बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। सेपरेट पर्सन की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। हाँ, ये एक नेचुरल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। और हमको हमेशा अपने आप को बिजनेस या उसका अकाउंटेंट मानना है, ताकि हम अपने आप को अलग कर सके बिजनेसमैन से। अब बिजनेसमैन अगर कुछ भी पैसा वगैरह लगाता है बिजनेस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? हम क्या बोलते हैं भैया?
उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जैसे इस केस के अंदर 1 लाख रुपए लगाए थे बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस में 1 लाख रुपए भी आए, कैश भी आया, इसके साथ साथ कैपिटल नाम की एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, वो भी 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल, क्योंकि पैसे वापस देने हैं ना, तो इसके लिए एक लायबिलिटी भी है। लेकिन ये बिजनेसमैन इस बिजनेस में से कुछ भी निकाल के पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है। पर्सनल यूज समझ गए? पर्सनल मतलब व्यक्तिगत उपयोग के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, या कुछ किराने की दुकान है, ये किराने वाला है, अपने किराने का सामान या कुछ पैसे निकाल के घर पे ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? मान लेते इसने पैसे निकाल दिए कुछ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स। तो ड्राइंग मतलब वो चित्रकला नहीं है, ड्राइंग का मतलब यहाँ पर कि जब बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो वो ड्राइंग्स बोलते हैं उसको। और ये ड्राइंग का ट्रीटमेंट आगे जाके कैपिटल में तो होता ही है, अभी तो आप इतना मान लो कि ये ड्राइंग जो है एक तरीके का खर्चा है। क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो ड्राइंग्स क्या हो जाती है? डेबिट, बिजनेस के लिए एक तरह का खर्चा है। और टू कर देंगे इसको, क्या लेके जा रहा है भाई? कैश, तो कैश। चेक ले जाता तो बैंक, गुड्स ले जाता था स्टॉक या फर्नीचर परचेज, 2000 रुपए लेके जा रहा है, तो यहां पर कर देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, ले जा रहा है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश नाम की एसेट हो जाएगी कम। यहां पर ड्राइंग्स बाय, जो भी नाम था, क्या था उसका? बिजनेसमैन का नाम क्या था भाई? मिस्टर अर्जुन। तो ड्राइंग किसने करी है? मिस्टर अर्जुन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंट्री नंबर 8। नेक्स्ट देखो भाई, एंट्री नंबर 9th। 9th नंबर एंट्री में देखो क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड 14,000 फ्रॉम रोहित इन फुल सेटलमेंट। देखो भाई, ये रोहित जो है ना, हाँ, इसको हमने गुड्स बेचा था, देखो कितने रुपए का, ये रहा सोल्ड गुड्स, 4 तारीख को गुड्स बेचा था रोहित को 15,000 रुपए का, उसमें से रोहित ने हमने 14,000 रुपए दे दिए हैं। तो सबसे पहले तो एंट्री ये होनी चाहिए कि रोहित 14,000 रुपए दे रहा है, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 14,000। लेकिन रोहित से हम 15,000 मांगते थे, लेकिन रोहित कितने दे रहा है? केवल 15 मांगते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि रोहित को उधार माल बेचा था, रोहित से 15 लेने थे, रोहित हमारा डेटर था, हमने डेबिट किया था रोहित को 4 अप्रैल को, बट 15 नहीं दी उसने, 14 ही दी। तो इसका मतलब सर 1,000 रुपए बाद में मिलेगा उससे? नहीं, वो बोल रहा है फुल सेटलमेंट, मतलब इसका हमारा पूरा निपटारा हो गया। हमने रोहित को बोला होगा एक फोन लगा के, भाई पैसे दे दे 15,000, उसने टालता गया होगा, फिर हमने बोला चल 15 मत दे, 14 ही दे दिए, तेरा खाता क्लोज। तो उसने वो राजी हो गया, उसने सोचा भाई 1,000 रुपए कम देने पड़ेंगे, तो उससे तो फायदा हो गया, लेकिन हमें तो लॉस हो गया। हाँ, तो ऐसा जो फुल सेटलमेंट वाला लॉस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। हमने उसको दिया डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट हो गया डेबिट 1,000 रुपए, और टू रोहित जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 15,000 से। सर रोहित क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि रोहित जो है हमारे लिए थी एक एसेट। रोहित हमारे लिए क्या थी? एक एसेट थी, एक डेटर था, हमने डेबिट कर रखा था। क्या रोहित से अभी भी हम पैसे मांगते हैं? नहीं, उसने पूरा सेटलमेंट कर दिया। तो ये एसेट क्या हो गई? डिक्रीज, खत्म, डेटर खत्म। और एसेट अगर डिक्रीज होती है, डेटर डिक्रीज होते हैं, तो हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए रोहित को क्रेडिट कर दिया। ये जो डिस्काउंट वाली एंट्री है ना, 14,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम रोहित इन फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको पूरा डिस्काउंट का ही लेक्चर करवाऊंगा। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो डिस्काउंट क्या होता है, किस तरीके का होता है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पेड किया है कार्टेज 500 रुपए, कार्टेज भी एक तरह का एक्सपेंडिचर ही होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 10 अप्रैल को कार्टेज एक एक्सपेंडिचर होता है, तो कार्टेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू कर देंगे कैश। कितना था? 500। और यहां लिख देंगे कार्टेज पेड। ओके, तो ये हो गया हमारा जो ट्रांजैक्शन है उनको प्रॉपर रिकॉर्ड इस तरीके से किया जाता है, प्रॉपर एकदम ऐसा जर्नल का फॉर्मेट बना के इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, तब पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर इस फॉर्मेट के बिना करते हैं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं।
ये नरेशंस लिखना जरूरी होता है जो एक एक लाइन में लिखी हुई है ब्रैकेट्स के अंदर, बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ इग्नोर नरेशंस तो फिर नरेशन हमें नहीं लिखनी होती है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्काउंट को बहुत अच्छे से समझेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।